सोचो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान को जो सुबह फोन अनलॉक करते हैं, न्यूज ऐप खोलते हैं और हेडलाइन दिखती है बिटकॉइन इज ए स्कैम। वो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो अगला रील बोल रहा होता है कि बिटकॉइन ने लोगों को रातों रात मिलियनेयर बना दिया, करोड़पति बना दिया। अब यही उसका दिमाग अटक जाता है, अगर ये स्कैम है तो बिलियन डॉलर एसेट कैसे बन गया, और अगर जेन्युइन है तो गवर्नमेंट्स, बैंक्स और मीडिया से इतना डरावना क्यों दिखाते हैं। बिटकॉइन आज कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। साल 2009 में जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो थी, पर आज ये लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास का इकोसिस्टम बन चुका है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स, लिस्टेड कंपनीज और इवन कुछ गवर्नमेंट्स ओपनली डिस्कस करती है। और यूएसए जैसे पावरफुल देश ने इसको अपने एसेट रिजर्व के अंदर ऐड किया हुआ है, जिस तरीके से हम गोल्ड ऐड करते हैं। फिर भी आम आदमी के लिए बिटकॉइन एक कंफ्यूजन है, क्योंकि ये ना तो गोल्ड जैसा दिखता है, ना शेयर मार्केट जैसा समझ आता है। इसकी ना तो कोई आरबीआई है, ना कोई सीईओ है, ना कोई ऑफिस एड्रेस है। और सबसे अजीब बात, इसे बनाने वाले का आज तक कोई अता पता नहीं है। बस एक ही नाम है, सतोशी नाकामोटो। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई फोटो, ना कंफर्मेशन कि वो एक आदमी है या ग्रुप। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एनोनिमस क्रिएटर ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया हो। और अब जब चेहरा ही नहीं होता तो भरोसा नेचुरली टूटता है, क्योंकि इंसान को हमेशा किसी न किसी पर तो उंगली रखनी होती है, और यहां वो ऑप्शन ही नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल डार्क वेब पर हुआ है। सिल्क रोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट बिटकॉइन में होती थी। स्कैम्स, रैंसमवेयर अटैक्स, इलीगल ट्रांजैक्शंस, हर जगह बिटकॉइन का नाम जो है वो घसीटा गया। मीडिया ने बिटकॉइन के बारे में बोला कि ये क्रिमिनल्स का पैसा है, अनट्रेसेबल मनी है, फ्यूचर का सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बहुत से लोगों तो टेररिस्ट तक बोल दिया गया। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है जो रेयरली पूछा जाता है, कैश का यूज दुनिया के 90% क्राइम्स में होता है, फिर भी कैश को कोई बैन करने की बात क्यों नहीं करता? तो फिर सिर्फ बिटकॉइन पर ही उंगली क्यों उठती है? और फिर आता है सबसे बड़ा डर, सतोशी नाकामोटो के पास लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन होल्ड है। आज की डेट में ये अमाउंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आता है। लोग बोलते हैं कल को अगर सतोशी एक्टिव हो गया और उसने अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स बेच दी तो मार्केट एक दिन में बर्बाद हो जाएगी। ये भी सुनने में लॉजिकल लगता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट्स में जब कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट करता है तो प्राइस क्रैश होती है। पर क्या बिटकॉइन का स्ट्रक्चर भी वही है, या फिर यहाँ रूल्स कुछ और ही गेम खेल रहे हैं? आज का वीडियो बिटकॉइन के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि आम जनता के फेवर में होने वाला है, जिनके दिमाग में बिटकॉइन को लेकर कई सवाल और कंफ्यूजन चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। और हमारा जो पुराना ओल्ड यूट्यूब चैनल था, जिस पर 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, वो ऑलरेडी यूट्यूब ने बंद कर दिया था। दोस्तों, इस सवाल को समझने के लिए कि बिटकॉइन स्कैम क्यों लगता है, हमें सीधा बिटकॉइन से शुरू नहीं करना चाहिए। हमें पहले यह समझना होगा कि पैसा आज जैसा है वैसा बना कैसे। एक समय था जब पैसा सिर्फ ट्रस्ट पर चलता था। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इसलिए चले क्योंकि उनकी वैल्यू पूरी दुनिया में मानी जाती थी। फिर पेपर मनी आया, लोगों ने बोला ये कागज का टुकड़ा कैसे वैल्यू रख सकते हैं। गवर्नमेंट्स ने कहा हम गारंटी देते हैं। धीरे धीरे पैसा बैंक के सिस्टम के अंदर चला गया। सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में आने लगी, लोन्स बैंक्स देने लगे और सेविंग्स बैंक्स के सर्वर पर रहने लगी। हमने कन्वीनियंस के लिए कंट्रोल छोड़ दिया। फिर आया 2008। इस साल दुनिया ने जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, उसने इकोनॉमीज के साथ इंसान की साइकोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया। यह शौक अमेरिका से शुरू हुआ पर पूरी दुनिया में फैल गया। लेमन ब्रदर्स जैसे 150 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गए। बैंक्स ने गलत बेट्स लगाए, रिस्की प्रोडक्ट्स बनाए, और जब सब डूबने लगा तो गवर्नमेंट्स ने उन्हें बेल आउट दे दिया। पर आम आदमी का बेल आउट किसी ने नहीं किया। लोगों के घर ऑक्शन हो गए, रिटायरमेंट फंड साफ हो गए और जॉब्स चली गई। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि जिस सिस्टम पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सिस्टम ने लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया। और इसी दौरान 31 अक्टूबर 2008 को 9 पेज के एक पीडीएफ इंटरनेट पर अपलोड होता है। टाइटल होता है बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ऑथर का नाम होता है सतोशी नाकामोटो। इस पेपर में कोई रिवोल्यूशनरी मार्केटिंग नहीं थी, बस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। ऑनलाइन पेमेंट्स में हमेशा एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होता है जो कॉस्ट बढ़ाता है और फेलर का सिंगल पॉइंट बन जाता है। दूसरी बात, मैं सतोशी नाकामोटो नहीं हूं। इसका सॉल्यूशन आसान था, लेकिन उस समय के फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती देना था। ट्रस्ट को बैंक से हटाओ और मैथ में डाल दो। ट्रांजैक्शंस को पब्लिकली वेरीफाई होने दो और एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां रूल्स पहले से फिक्स्ड हो और कोई भी उन्हें न बदल सके। यहीं से बिटकॉइन का जन्म होता है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा डाउट भी जन्म लेता है, क्योंकि इतिहास में आज तक जितने भी मॉनेटरी सिस्टम रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई अथॉरिटी रही है। राजा हो, गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल बैंक, कोई ना कोई पैसे के सिस्टम को जरूर कंट्रोल करता था। लेकिन बिटकॉइन में ये सब नहीं था। और फिर सबसे अजीब चीज हुई, बिटकॉइन का क्रिएटर गायब हो गया। सतोशी नाकामोटो ने 2010 के बाद कम्युनिकेशन जो है ऑलमोस्ट बंद कर दी। प्रोजेक्ट ओपन सोर्स था और कम्युनिटी के हवाले छोड़ दिया गया। ट्रेडिशनल फाइनेंस में यह चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं
थी, क्योंकि अगर कोई ओनर नहीं होता तो जिम्मेदार कौन है? अगर कुछ गलत हो गया तो किसको दबोचा जाएगा भाई? यहीं से बिटकॉइन पर स्कैम का लेबल लगना शुरू होता है, क्योंकि हमारा दिमाग ये मानता ही नहीं है कि इतनी बड़ी चीज बिना किसी मास्टरमाइंड के चल सकती है। इसी बीच एक और चीज होती है जो बिटकॉइन की इमेज को और ज्यादा खराब करती है। नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस था जहां ड्रग्स और इलीगल चीजें बिकती थी और पेमेंट्स बिटकॉइन में होती थी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जब इस प्लेटफॉर्म को शट डाउन किया तो न्यूज में दिखाया जाने लगा कि कैसे बिटकॉइन जो है वो क्राइम्स को बढ़ावा दे रहा है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में भी प्राइवेसी, स्कैम्स और इलीगल फोरम्स कॉमन थे, पर किसी ने इंटरनेट को बैन करने की डिमांड नहीं की थी। लेकिन बिटकॉइन के केस में नैरेटिव बिल्कुल अलग था। क्रिएटर के बारे में कोई जानता नहीं और काम इससे सब इलीगल हो रहे हैं, तो प्रोजेक्ट को स्कैम आसानी से मान लिया जाएगा। और फिर आता है सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग, जो था बिटकॉइन क्रिप्टो को एक ही चीज मान लेना। 2013 के बाद हजारों कॉइन्स आए, कुछ जेन्युइन थे तो कुछ प्योर स्कैम थे। लोगों ने पंप एंड डंप देखे, फ्रॉड्स देखे और जाहिर सी बात है बिटकॉइन को भी उसी नजर से देखना शुरू कर दिया। और मार्केट के अंदर जैसे मैंने शुरू से बोला 95% से ज्यादा कॉइन्स जो है वो स्कैम है। इतिहास के इस दौर में लोगों का बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से ट्रस्ट टूट गया, क्योंकि जिस चीज को समझने के लिए समय चाहिए होता है उसको लोगों ने एक शब्द में जज कर दिया, और वो था एक बहुत बड़ा स्कैम। लेकिन अगर हम इतिहास को शांत दिमाग से देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। जब भी कोई सिस्टम पावर को डिसेंट्रलाइज करता है तो उसे पहले डेंजरस बोला जाता है। प्रिंटिंग प्रेस को भी बैन करने की कोशिश हुई थी, इंटरनेट पर भी सेंसरशिप लगाने की कोशिश हुई। बिटकॉइन भी इसी लाइन में आता है। प्रॉब्लम यह थी कि बिटकॉइन एग्जिस्टिंग सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं करता। अब थोड़ा जूम आउट करके सोचो, बिटकॉइन का असर सिर्फ चार्ट्स और प्राइसेस तक लिमिट नहीं रहा। इसका सबसे गहरा इफेक्ट लोगों के डिसीजंस पर पड़ा, उनके माइंडसेट पर पड़ा और उनके फ्यूचर के चॉइसेस पर पड़ा। एक एवरेज वर्किंग प्रोफेशनल्स को देखो, सैलरी आती है, एक्सपेंसेस निकलते हैं और थोड़ा सा पैसा बचता है। उसके पेरेंट्स ने सिखाया था कि पैसा बैंक में सेफ होता है। नो डाउट हम लोग आज भी इसी पर यकीन कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट सिक्योर होती है, रिस्क से दूर रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि बैंक में रखा पैसा सेफ तो है लेकिन ग्रो नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा रहा है। वही बंदा जब बिटकॉइन के बारे में सुनता है तो दो चीजें एक साथ होती है। एक तरफ उसे होप यानी कि उम्मीद नजर आती है और दूसरी तरफ उसे फियर यानी कि डर होता है। होप इसलिए क्योंकि लगता है शायद यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता निकले, और फियर इसलिए क्योंकि हर दूसरा आर्टिकल, हर मीडिया के अंदर बोला जा रहा है कि बिटकॉइन स्कैम है, बब्बल है भाई, जीरो हो जाएगा। 2017 में लोगों ने बोला, कहां फटा भाई। अब किसी भी आम आदमी के लिए एक इमोशनल कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पैसा उसके लिए सिक्योरिटी, इज्जत और फ्यूचर का प्लान सब कुछ होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कितने ऐसे वीडियोस आए थे कि भाई बिटकॉइन बब्बल है, बिटकॉइन बुलबुला है, बिटकॉइन फूट जाएगा। जब बिटकॉइन 18-19 हजार डॉलर से जब 3-4 हजार, 5 हजार डॉलर आ गया था, तब इस तरीके के आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन जब 1,20,000 डॉलर बिटकॉइन गया, 1 लाख डॉलर गया, 1,25,000 डॉलर गया, तब कहां चले गए बुलबुले वाले लोग भाई। अब ये 1 मिलियन डॉलर जाएगा, तब देखते हैं कहां जाएंगे बुलबुले वाले लोग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग रिसर्च नहीं करना चाहते, हम लोग सीखना नहीं चाहते। बस भाई 100 रुपए लगा दिए 1000 रुपए बन जाए भाई, लाख रुपए लगा दिए 1 करोड़ रुपए बन जाए भाई। ये हम लोगों का माइंडसेट बना हुआ है, करना नहीं चाहते हम। इसी सब चीजों का, इसी कंफ्यूजन का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। लोगों को फेक कॉइन्स, फेक रिटर्न्स और फेक प्रोमिसेस दिखाते हैं। लोग बिटकॉइन समझ के क्रिप्टो के नाम पर कुछ भी खरीद लेते हैं, चाहे वो MLM हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान हो। जब नुकसान होता है तो ब्लेम टेक्नोलॉजी पर जाता है। यहीं पर एक डेंजर साइकिल शुरू होती है, जो लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं और वो जल जाते हैं, और जब वो जलते हैं तो बाकी सबको डराते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जेन्युइन डिस्कशन खत्म हो जाता है, और ये सिर्फ आम आदमी तक सीमित नहीं रहता। कंट्रीज लेवल पर कंफ्यूजन होता है, कहीं बिटकॉइन को लीगल टेंडर बोला जाता है तो कहीं बैन की बात होती है। हमें यह समझना होगा कि बिटकॉइन बस एक फाइनेंशियल टूल है, और हर नए फाइनेंशियल टूल के साथ कुछ दिक्कतें तो होती हैं। स्टॉक मार्केट को भी कभी गैम्बलिंग बोला जाता था, म्यूचुअल फंड्स को भी अनसेफ माना जाता था, पर समय के साथ जो चीज समझ में आती गई वो नॉर्मलाइज होती चली गई। अब सवाल ये नहीं बचता कि बिटकॉइन स्कैम लगता क्यों है। असली सवाल तो ये है कि इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन है अंडरस्टैंडिंग ओवर ओपिनियन। बिटकॉइन को या तो लोग भगवान बना लेते हैं या फिर शैतान। दोनों ही अप्रोचेस गलत है, क्योंकि बिटकॉइन ना तो भगवान है जो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और ना ही कोई मैजिक स्कैम है बस लोगों को लूटने के लिए जो बनाया गया हो। बिटकॉइन एक टूल है और हर टूल का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे इंटरनेट आया था तो किसी ने नहीं बोला था कि ये बैंक्स रिप्लेस करेगा या गवर्नमेंट्स गिरा देगा। इंटरनेट ने बस हमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की एक चॉइस दी। बिटकॉइन भी वही करता है, ये आपको वैल्यू स्टोर करने की और बिना किसी मिडलमैन के पैसे ट्रांसफर करने की चॉइस देता है। इस चॉइस को समझने के लिए पहला स्टेप है हाइप और फियर दोनों से दूर रहना। ना नेक्स्ट 100 टाइम के चक्कर में घुसना, ना जीरो हो जाएगा के डर में भागना। दूसरा स्टेप है बेसिक समझना। बिटकॉइन का सप्लाई फिक्स्ड क्यों है, माइनिंग का रोल क्या है, ट्रांजैक्शंस कैसे वेरीफाई होती है, और सबसे जरूरी कि ये सिस्टम ट्रस्ट पर नहीं वेरिफिकेशन पर क्यों चलता है। और जब आप ये समझने लगते हो तो आप बिटकॉइन से डरना बंद कर देते हो। सतोशी नाकामोटो का डर भी यहीं पर खत्म हो
हो जाता है कि बिटकॉइन का कंट्रोल किसी एक वॉलेट के हाथ में नहीं है। नेटवर्क रूल्स फॉलो करते हैं, पर्सनैलिटी से उसे कोई मतलब नहीं है। आज बिटकॉइन का हैश पावर, नोड्स और ग्लोबल पार्टिसिपेशन इतनी फैल चुकी है कि एक सिंगल एक्टर मार्केट को परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है और वो हर जगह पर होती भी है, पर सिस्टम का एग्जिस्टेंस किसी एक आदमी पर डिपेंड नहीं करता। ये बात ट्रेडिशनल फाइनेंस से बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां टू बिग टू फेल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहाँ नो वन बिग इनफ टू कंट्रोल का मॉडल है। और जब ये क्लैरिटी आती है तो डिसीजन इमोशनल नहीं रहता, इन्फॉर्म्ड हो जाता है। हो सकता है आप डिसाइड करो कि बिटकॉइन आपके लिए नहीं है, वो भी एक वैलिड डिसीजन पर वो डिसीजन फियर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए। हो सकता है आप थोड़ा एक्सपोजर लो, वो भी ठीक है, पर एक्सपोजर ब्लाइंड होप पर नहीं, लॉजिक पर होना चाहिए। बिटकॉइन का सबसे बड़ा असर ये नहीं है कि इसने लोगों को अमीर बनाया, इसका सबसे बड़ा असर ये है इसने पैसों का नैरेटिव चेंज कर दिया। पहले पैसा सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में था, अब आम आदमी के कंट्रोल में आ गया है। और फ्यूचर में भी बिटकॉइन कुछ रिप्लेस नहीं करने वाला है। दुनिया में बैंक्स भी रहेंगे, सरकारें भी रहेंगी और फिएट करेंसीज भी रहेंगी, पर साथ साथ एक पैरेलल ऑप्शन के तौर पर बिटकॉइन भी रहेगा। आखिर में बस आपसे यही कहूंगा कि दुनिया में कोई भी चीज हो, ट्रस्टेड से ट्रस्टेड और अनजान से अनजान इंसान ने आपको बताई हो। आपको हर चीज तभी माननी है जब आप उसे खुद से वेरीफाई कर लेते हो और उसे पूरी तरीके से समझ लेते हो। और हाँ, आज बिटकॉइन लगभग $1 लाख का है, यानी कि 90 लाख रुपए का एक बिटकॉइन। तो आम आदमी की पहुंच से तो वैसे ही बाहर है। और माइकल सेलर जो कि यूएसए का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनकी कंपनीज है स्ट्रेटेजी के नाम से, उनकी कंपनीज हैं और वो लोग एवरी मंथ एवरी वीक अपने पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन ऐड करते जा रहे हैं। आई थिंक 4 लाख से ज्यादा उनके पास बिटकॉइन हो चुके हैं। तो भाई वो पागल नहीं है जो वो लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। सोच रखो, उनके बारे में पढ़ो, उनकी हिस्ट्री देखो और कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कितनी कंपनीज बड़ी इन्वेस्टर्स हैं, कितने रिटेलर्स हैं जिनके पास बिटकॉइन होल्ड है। थोड़ा रिसर्च करो मेरे भाई। और हाँ, बाकी चैनल पर नहीं हो तो भी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।